प्रदेश से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पर एक और बड़ी खबर जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। अभी कोविड का डर लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में अभी भी मौजूद है। कई लोगों को यह डर है कि तीसरी वेव भी आ सकती है। इसी बीच लगातार उत्तर प्रदेश में बच्चों के बीच एक बुखार फैल रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई इलाका है तो वो है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। सवाल यह है कि आखिर यह बुखार फैल क्यों रहा है? क्या पर्याप्त सुविधाएं जमीन पर मौजूद हैं? क्यों लोगों को दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बेबस मां बाप अपने बच्चों को लेकर के एक अस्पताल के बाद दूसरे अस्पताल दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू सिंह। ये तीनों बच्चे आपके हैं? मेरे हैं। तो ये इनको कब से बुखार आ रहा है? ये 2-3 दिन हो गए। तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ साफ सफाई है? जल पानी तो नहीं भरा हुआ है? पानी भी बढ़ा है थोड़ा, तो बस गंदगी है, बरसात का पानी है। मच्छर पनप रहे हैं? मच्छर पनप रहे हैं उसमें। तो सफाई के लिए कुछ शिकायत या मतलब कोई देखने नहीं आया? छिड़काव कोई देखने नहीं आया, कोई छिड़काव नहीं हुआ मेरे पास। वीडियो में दिख रहा ये शख्स पेशे से किसान है, नाम पप्पू। इनके 4 बेटे बुखार से तप रहे हैं। दिव्यांग होने के बावजूद पप्पू अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। बीमार बच्चों में एक बच्चा सिर्फ 6 महीने का है। पप्पू कहते हैं कि स्थानीय प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। इलाके में पानी भरा हुआ है जिसके चलते मच्छर पनप रहे हैं और लोग डेंगू का शिकार हो रहे हैं। फिरोजाबाद में जहां से भी बच्चे बीमार होकर आ रहे हैं वहां के परिजनों की शिकायत ये है कि वहां साफ सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। शेखुपुर इलाके से आए हैं और 3 बच्चे इनके साथ में हैं और तीनों बच्चों को बुखार आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू सिंह। ये तीनों बच्चे आपके हैं? मेरे हैं। तो ये इनको कब से बुखार आ रहा है? ये 2-3 दिन हो गए। तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ साफ सफाई है? जल पानी तो नहीं भरा हुआ है? पानी भी बढ़ा है थोड़ा, तो बस गंदगी है, बरसात का पानी है। मच्छर पनप रहे हैं? मच्छर पनप रहे हैं उसमें। तो सफाई के लिए कुछ शिकायत या मतलब कोई देखने नहीं आया? छिड़काव कोई देखने नहीं आया, कोई छिड़काव नहीं हुआ मेरे पास। कोई छिड़काव नहीं हुआ। तो सिर्फ दवा देने से बच्चे लगता है सही हो जाएंगे जब तक मच्छर नहीं हटेंगे वहाँ? क्या कह रहे हैं? कैसे हो जाएंगे सही? नहीं हो सकते। जब मच्छर नहीं हटेंगे, जब बीमार में गंदगी सफाई नहीं होगी तो फिर मतलब कैसे सही होंगे? सही होंगे ही नहीं। पप्पू जी क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, पर खेती बेती को काम करते थोड़ा बहुत। पप्पू जी देखिए दिव्यांग हैं और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं और हालात यही है। हर जगह से जहाँ से बच्चे आ रहे हैं शिकायत सिर्फ इसी बात की है। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का कहर थम नहीं रहा। जिले में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1 दर्जन से ज्यादा मौत दर्ज की गई। इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। शहर से लेकर देहात तक हाहाकार मचा है। नगर निगम के अलावा देहात क्षेत्रों में मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। फिरोजाबाद के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में कराई गई एलाइजा जांच में 101 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। अस्पताल में 429 मरीज भर्ती हैं। इधर निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इलाके के लोगों की शिकायत की इलाज की कमी के चलते मरीज दम तोड़ रहे हैं। आखिरी अपडेट मिलने तक मेडिकल कॉलेज में सोमवार तक 118 नए मरीज दाखिल हुए। 97 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। मेडिकल कॉलेज के डेंगू वार्ड में कुल 408 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता गौरव हमारे साथ इस वक्त फिरोजाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली भी हमारे साथ इस वक्त लाइव है, पर पहले आपसे पूछना चाहती हूं गौरव, वहां के डॉक्टर कह क्या रहे हैं? आखिर ये बुखार की वजह क्या है? क्या ये कोरोना है, क्या ये डेंगू है या किसी और तरीके का बुखार? देखिए जब ये बुखार का आउटब्रेक हुआ था तो एनसीडीसी की टीम आई थी जिसने तमाम सीरम के सैंपल्स लिए थे। वो रिपोर्ट आना अभी तक पेंडिंग है, लेकिन अभी जो टेस्ट रिपोर्ट होती हैं उनमें
डेंगू के मामले ही ज़्यादा सामने आते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का जो दावा है मेडिकल कॉलेज में, वो ये कहते हैं कि जब मामले यहाँ तक पहुँचते हैं तो कई बार केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा तक बिगड़ चुके होते हैं। क्योंकि हमने यहाँ के गांव-गांव जाकर हालात देखे, झोला छाप डॉक्टर बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और वो अपने मन से स्टेरॉइड्स और तमाम दवाइयाँ दे रहे हैं, और जब मामला उनके हाथ से बाहर होने लगता है तो वो लोग उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर देते हैं, और कई बार ऐसी स्थितियों में बच्चे रास्ते में आते आते दम तोड़ देते हैं। और यही वजह है कि लगातार मामले जो हैं वो ज़्यादा मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरा खतरनाक ट्रेंड ये है कि फिरोजाबाद शहर में हमने तमाम जगहों पर इस बात की रिपोर्टिंग की कि कई इलाकों में अभी भी पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। डेंगू का मच्छर जो कि साफ ठहरे हुए पानी में पनपता है, उसको लेकर किसी तरह की सफाई, फॉगिंग या एंटी लार्वा दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो बड़ी मात्रा में नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार मच्छर पनप रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। और मैं आपको दृश्य अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूंगा, एक छोटा सा। रात में ये ओपीडी के मेडिकल कॉलेज की ओपीडी का अभी भी दृश्य है। लगातार रात के वक्त भी यहाँ पर तमाम छोटे बच्चों को लेकर जो है उनके माता पिता पहुँच रहे हैं। डॉक्टर्स जो ड्यूटी पर तैनात हैं वो लगातार बच्चों को देख रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो ये जितने बच्चे आपको यहाँ पर नजर आएंगे उनमें बड़ी संख्या जो है वो 90% से ऊपर ये सभी बच्चे हैं। और ये बच्चों की ही ओपीडी एक विशेष तौर पर तय की गई। कोविड को लेकर एक बच्चों का वार्ड शुरू किया जाना था, वो वार्ड शुरू होने से पहले ही उसमें डेंगू का इलाज शुरू हो गया, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद देखने को मिलती है। तमाम ऐसे बच्चे आते हैं जिनका 20-21 हज़ार प्लेटलेट सिर्फ होता है, लेकिन उनको अस्पताल द्वारा रेफर कर दिया जाता है आगरा की तरफ। मौत के आंकड़ों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक सरकारी आंकड़े में सिर्फ 62 मौतें दर्ज हुई हैं। जब जिलाधिकारी से हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि डेथ ऑडिट कमेटी बनी हुई है और वो अन्य मौतों को भी देख रही है कि किस तरह से उनको जोड़ा जाए, क्योंकि कई बार मौतों के बारे में उन्हें पता नहीं लगता है। तो आंकड़े कम दिखाकर हो सकता है कि भयावहता कम करने की कोशिश हो रही हो, लेकिन स्थिति यही है कि फिरोजाबाद के गांव-गांव में एक छोटी छोटी क्लिनिक में, जहां पर होम्योपैथिक के डॉक्टर अपने 2-2, 3-3 कमरों के मकान में 50-50, 60-60 मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और एक ही तखत या एक ही खटिए पर 5-5 लोग लगातार लेटकर उनको ड्रिप चढ़ाया जा रहा है। स्थिति इस तरह की है कि अगर स्थिति को संभाला नहीं गया तो मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, और साथ ही साथ बीमार होने वाले बच्चों की संख्या। दूसरा विषय जागरूकता का भी है, खास करके डेंगू के मामले में किस तरीके से बच्चों को संभाला जाए, इसको लेकर भी लगातार कोशिशें हो रही हैं। और जो मैंने आपको झोला छाप डॉक्टरों का बताया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि अब तक 8 FIR दर्ज हो चुकी हैं सिर्फ फिरोजाबाद शहर में। तकरीबन 200 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है जो इस तरीके से गलत तरीके से दवा दे रहे थे। यही नहीं, कई लोगों को इस मामले में छापेमारी करके टीम भी बनाई जा रही है। लेकिन ये सब नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि फिरोजाबाद जिस तरह से हॉटस्पॉट बना हुआ है, लगातार मैं यहाँ पूरी रात कल मौजूद रहा, रात को 12-1 बजे तक एम्बुलेंस हर 5 मिनट पर, 10 मिनट पर एक एम्बुलेंस जो है एक बच्चे को लेकर आ रही है। ऐसे परिवारों से मिला जहां पर 5-5, 6-6 छोटे बच्चे एक ही परिवार से आ रहे हैं, कभी साइकिल पर बच्चों को लेकर आए। तो ये इस तरह की तस्वीर दिखाती है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाने में नाकाम रही है सरकार, जैसा कि किया जाना चाहिए। इस आउटब्रेक को हुए 15 दिन बीत गए, हालांकि कोशिशें तमाम हो रही है। नई बिल्डिंग खोल दी गई, नई ओपीडी चालू की गई। बहुत बड़ी जो चीजें गौरव ने बताई अभी, और चौथी एक अहम चीज ये भी है कि साफ सफाई की जो बात कही है, अगर, और सीधे वापस गौरव के पास ही चलते हैं जो कि इस बार अस्पताल हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है सरकार, पर लोगों को झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है गौरव? क्या वहां पर पर्याप्त बेड मौजूद है, पर्याप्त डॉक्टर मौजूद है, पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं ताकि सारे बच्चों का इलाज एक अस्पताल में हो पाए? आपने क्या देखा, क्योंकि आप जमीन पर हैं, आपको क्या दिख रहा है? देखिए, 2 दृश्य देखने होंगे। जब कोविड काल भी आया था तो ये जो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं या जिनके पास फार्मासिस्ट की डिग्री है या डिप्लोमा है, वो जो लोग हैं वो गांव के बीहड़ में, दूर दराज के गांव में, वो लोगों के लिए भगवान है, क्योंकि लोगों के लिए शहर तक आना, साधन के लिए खर्च करना, दवाइयों के लिए लाइन लगाना मुश्किल होता है। तो हमने जो आज तस्वीर देखी, BHMS के डॉक्टर हैं, यानी कि होम्योपैथिक की डिग्री भी ली हुई है। उनका अगर 3 कमरे का अगर क्लिनिक है तो उस एक क्लिनिक पर कम से कम 50-50, 60-60 मरीज जो हैं वो एडमिट हैं। उनके पास जाहिर तौर पर बेड नहीं है, जाहिर तौर पर उनके पास इतना समय नहीं है कि वो एक मरीज को पूरा समय दे सके कि उनके साथ दिक्कत क्या है। और गौरव, मैं डॉक्टर वली के पास
डॉक्टर वली के पास भी जाना चाहती हूं। आप अपने आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कीजिए। डॉक्टर वली से मैं पूछना चाहती हूं कि डेंगू का संक्रमण हम देखते हैं साल में एक बार बारिश के मौसम में ये देखा जाता है डॉक्टर वली, पर यह अचानक से सिर्फ एक ही जिले में इस तरीके से बुखार का फैल जाना, सिर्फ बच्चों का संक्रमित होना, ऐसा क्यों? ये एक बड़ी भयावह तस्वीर सामने आ रही है और एक तरह से ये अच्छी बात है कि इन्फेक्शन लिमिटेड है एक स्टेट में, फिर जिले में, और लेकिन बीच बीच में हमने खबरें सुनी थी कि हापुड़ तक फैल रहा है। इसका रीजन ये है कि डेंगू का एक खास वायरस है जो पिछले साल ये डोरमेंट स्टेट में चला जाता है और फिर जब बारिश पड़ती है तो ये वायरस, जैसे पौधे उगते हैं, ये वायरस के जो कण होते हैं वो मैच्योर करते हैं, फिर मच्छरों के द्वारा वो ट्रांसमिट होते हैं, उसका पूरा साइकिल लार्वा से कंप्लीट हो जाता है और ये लार्वे जो हैं हमारे घरों के कूलर्स में आ जाते हैं, मच्छरों के थ्रू वाटर वेजेस में आ जाते हैं। गाँवों की बात करें तो जो पानी रखते हैं घड़ों में उसमें मच्छर आ जाते हैं, जो में पानी बाल्टियों में स्टोर करके रखते हैं उसमें आ जाती है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा इस समय, मुझे बड़ा दिल दुखा है, ये आपका जो वर्णन और चित्रण तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, खाली वर्णन सुन के जिसमें झोला छाप डॉक्टरों को बताया जा रहा है कि वो स्टेरॉइड दे रहे हैं। इसमें स्टेरॉइड जो है बहुत नुकसानदेह है, कोई भी स्टेरॉइड, बल्कि मैं तो कहूँगा इंजेक्शन भी नुकसानदेह है। तो ये हमारे बच्चे जब इनको सही दवाई नहीं मिल रही है तो वो उनकी प्लेटलेट घट रही हैं और उनकी सही डायग्नोसिस नहीं हो रही है, तो वो बच्चे फिर जब बड़े अस्पतालों में डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं तो वो बहुत अनमैनेजेबल हो रहे हैं। ये एकदम से बढ़ रहा है और पिछले 3 हफ्ते में हमने ये सोचा था ये कंट्रोल हो जाएगा। डेथ्स तो कुछ हद तक कंट्रोल हुई हैं लेकिन ये संक्रमण कंट्रोल नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि और बड़े पैमाने पे रोकथाम के मेजर्स अपनाने चाहिए, तेल का छिड़काव करना चाहिए जिससे जहां जहां पानी, बहुत आसान सी चीज है, गंबूजिया फिश को छोड़ा जाना चाहिए जहां जहां स्टेगनेंट वाटर है। मच्छरदानी बांटी जाती हैं, इसमें बांटी भी गई हैं, मैंने देखा कुछ विजुअल्स। मच्छरदानी का इस्तेमाल बड़ों के लिए और बच्चों के लिए, खासतौर से जो बच्चों की मच्छरदानी होती है उसका प्रयोग बहुत जरूरी है। गांव के लोगों को मॉस्किटो रेपेलेंट्स और वो सब चीजें तो बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन थोड़ा सा वो कोई तेल होता है लोकल, जैसे कि यूकलिप्टस ऑयल होता है, उसका वो बच्चे के पास रख सकते हैं जिससे उसके वेपर से मच्छर भाग जाए। वो गोबर के उपले से धुआं करके मच्छर भगा सकते हैं, वो कपूर जला सकते हैं, वो इन चीजों का, देसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हर हालत में बच्चे को मच्छर के काटने से बचाना पड़ेगा। ये कोई नया स्ट्रेन है डेंगू का जो बच्चों के अंदर बेहोशी पैदा कर रहा है और खैरियत ये है कि ये हेमरेजिक फीवर नहीं कर रहा है, एन्केफेलाइटिस कर रहा है, किडनी खराब नहीं कर रहा है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा वो नहीं है, इसीलिए बच्चे इसमें ज्यादा नहीं मर रहे हैं। नहीं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर ये वो वाला डेंगू हेमरेजिक फीवर होता जैसे आज से 13 साल पहले हुआ था तो बहुत बच्चों की जानें और चली जाती। प्रशासन इसमें जो कोशिश कर रहा है उसमें गंबूजिया फिश का डालना बढ़ाना चाहिए, जितना हो सके एनजीओज को और जो बड़े लोग हैं उनको आगे आके छोटे बच्चों की मच्छरदानियां बांटनी चाहिए। हमको हर चीज गवर्नमेंट से नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए, हमको इस समय बहुत बड़ा एक सोशल वर्क करने का समय मिला है, उसको करना चाहिए। इसमें मिक्स है डेंगू का, चिकनगुनिया का, मलेरिया का और एक रेयर एन्केफेलाइटिस होती है जिसको स्क्रब टाइफस कहते हैं और कुछ केसेस लेप्टोस्पाइरोसिस के भी आइडेंटिफाई हुए हैं। शुरू में एलिजा किट्स नहीं थी, डायग्नोसिस में देरी हुई, लेकिन उस देरी का मतलब ये नहीं है कि वी लॉस्ट मोर लाइव्स। हमने डायग्नोसिस नहीं कर पाए करेक्ट, लेकिन उस समय भी प्लेटलेट कम आ रही थी शुरू के पहले 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ, जो कि अब समय निकल गया, उस बात करने का कोई रेलेवेंस नहीं है। अभी हमें बच्चों को मच्छर से बचाना है, हर कीमत पे मच्छर से बचाना है। पर क्योंकि डॉक्टर वली ये सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में पिछले 48 घंटों में खास तौर पर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ और प्रदेशों से भी कि वहां भी बच्चों को बुखार हो रहा है। ये जो आप नए स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, कहीं ये देश के और इलाकों में भी तो नहीं फैल रहा? नहीं, अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, अभी ये सीमित है
एक आध रिपोर्ट मैंने सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद दिल्ली में भी कुछ केसेस आइडेंटिफाई हुए, आई एम नॉट श्योर, मैं बिल्कुल इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये फैलेगा तो जरूर, ये इसलिए फैलेगा क्योंकि डेंगू का मच्छर नहीं फैलाएगा इसको। डेंगू का मच्छर तो 200-250 मीटर दूर और कुछ हाइट होती है उसकी, उसी पे होता है, तो ये ज्यादा दूर तक नहीं ले जाता इसको। ये ट्रांसफर होगा तो बच्चों ही के मूवमेंट से होगा, उसके लिए भी हमको ज्यादा नहीं लग रहा है कि ये ट्रांसफर होगा, लेकिन करीब की जो लोकेलिटी है उसमें ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन इसमें मैं फिर बार बार उसी मुद्दे पे आऊंगा कि मच्छरदानी लगाकर कम से कम उन बच्चों को हम अभी भी बचा सकते हैं जो बच्चे अभी इससे संक्रमित नहीं हैं। हम गांव में उपला जला सकते हैं, हम गांव में धुआं कर सकते हैं, हम गांव में कपूर जला सकते हैं, लोबान जला सकते हैं और हम मच्छरों को भगा सकते हैं। ये हम कर सकते हैं। बाकी प्रशासन को पता है, खूब आप लोग दिखा रहे हैं, प्रशासन सो नहीं रहा है, प्रशासन जागा हुआ है। लेकिन कुछ लोग चूंकि लेट रिपोर्ट करते हैं, एजुकेटेड नहीं होते। और मैं जो बहुत पीड़ा हुई ये सुन के, झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक्स पे भीड़ लगी है, स्टेरॉइड मिलने, तो ये इससे प्लीज लोगों को बताइए कि बचें। सरकारी अस्पताल की लाइन में लगना ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप बगैर लाइन में लगे किसी ऐसे। और बिल्कुल डॉक्टर वाली, जैसे कि आपने बोला, झोला छाप डॉक्टर इस वक्त पर लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं बच्चों को, और इसी वजह से सरकार ने पूरी तरीके से कार्रवाई की है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर वली बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरीके से सरकार ने कार्रवाई की और कैसे एक सुनियोजित तरीके से रेड्स डाली गई इन लोगों के ऊपर जो कि छोटी छोटी बच्चों की जान के साथ खेल रहे थे। से यहाँ पे दवाएं दी जा रही हैं, इलाज हो रहा है कमरे में। सवाल ये है कि ये जो क्लिनिक चल रही हैं ये किस तरह का इलाज हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ चाउमीन भी खाई जा रही है। ये इस तरीके से इस सिचुएशन में, इस हालातों में जो है फिरोजाबाद में जो जिस बात की बार बार बात कही जा रही कि मामले बिगड़ने के बाद अस्पताल पहुँचते हैं, मेडिकल कॉलेज पहुँचते हैं, इस तरह से इन कमरों में, मोहल्लों के अंदर तमाम कमरों में जो है इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर कौन है तो वो अभी मौजूद नहीं है, खाना खाने गए हैं और उसके बाद मौका बनाया, बहाना जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको देखिए, ये दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर दवाइयाँ पड़ी हुई हैं इस तरीके से खराब हालात में। क्या इनका इस्तेमाल होता है, क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर ये मेडिकल वेस्ट है, तमाम दवाइयाँ हैं। कहाँ से आती हैं ये दवाइयाँ, ये सवाल है। और इसी सवाल को हम लोग प्रशासन लगातार पूछ रहे हैं सरकार से कि आखिर इस फर्जीवाड़े के पीछे वजह क्या है, आखिर क्यों जाने जा रही हैं। और ये जाने की वजह आप देखें तो किस तरीके से फिरोजाबाद में गांव पर जो दवाई इलाज हो रहा है, बच्चों को बुखार तो आ रहा है लेकिन इन बुरे हालातों में जो है वो लगातार इलाज चल रही है। और इन्हीं इलाजों की वजह से हालात और मामले सभी फिलहाल बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। और अब सवाल सीधा देश की, उत्तर प्रदेश की सरकार से है, मुख्यमंत्री से है, तमाम स्वास्थ्य सेवाओं से है और जिले के जिलाधिकारी और सभी लोगों से है। अगर यही स्थिति रही तो क्या जानें बचाई जा सकेंगी? क्या झोला छाप डॉक्टरों को, इन फर्जी डॉक्टरों को रोका जा सकेगा जो इस तरह से यहाँ बंद कमरों में, बंद कॉलोनियों में जगह जगह पर अपने मन से इलाज कर रहे हैं? ये जो गाँव के लोग हैं उन्हें इतनी जानकारी नहीं है कि क्या डॉक्टर, क्या दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। बस उन्हें पता है कि ये डॉक्टर हैं साहब, ये दवा देते हैं कुछ और ये इलाज करते हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत, फिरोजाबाद से। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई, ये सुनियोजित करना कि हर किसी के पास मच्छरदानी हो, कि बच्चों के पास पर्याप्त दवाइयां हो, कि अगर उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो उनके लिए वहां पर सुविधाएं भी मौजूद हो। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। जोशी, NEET, जिसको नीट कहा जाता है, यानी कि नेशनल एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस एग्जाम को जो छात्र पास करते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर जिनको भगवान का स्वरूप माना जाता है। पर अब हम आपको बताते हैं कि कैसे एक नेक्सस के जरिए इसमें भी भ्रष्टाचार की एंट्री हो गई है, कैसे कुछ इनविजिलेटर, छात्र और क्षेत्र के भ्रष्टाचारी मिल करके नीट के रिजल्ट को, नीट के पेपर को, नीट के एग्जाम को फिक्स कर रहे थे।
पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये लोग देश भर में नीट की परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं के गुनहगार हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें नीट का परीक्षा पेपर लीक कराने के आरोप में राजस्थान की जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 12 सितंबर को नीट की परीक्षा थी। पुलिस को पेपर लीक कराए जाने की सूचना मिली। सूचना ये थी कि वहाँ पर पेपर को आउट कराया जाएगा और पेपर को आउट करा के बाहर से उसको सोल्व करके आंसर की परीक्षा हॉल में उपस्थित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। पुलिस ने मिली हुई सूचना के तार से तार को जोड़ा तो उनमें एक ऐसा नाम सामने आया जिस पर परीक्षा को पूरी ईमानदारी से संपन्न कराने की जिम्मेदारी थी। राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज के जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रभारी थे, वे इस पूरी आपराधिक गतिविधि में लिप्त थे। उनको जब पेपर का एक्सेस हुआ, उन्होंने और उनके एक साथी ने पेपर का फोटो खींचकर व्हाट्सएप के द्वारा बाहर के अपने साथियों को भेजा। आरोपियों ने परीक्षा पर्यवेक्षक की मदद से नीट के प्रश्न पत्र को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचा दिया। कुछ ही वक्त में पूरा प्रश्न पत्र हल कर लिया गया। पेपर को जिनके पास उन्होंने भेजा, वे चित्रकूट थाना क्षेत्र के अंदर एक होटल में ठहरे हुए थे। उन्होंने उस पेपर को आगे अपने और साथियों के पास सीकर में भेजा और वहाँ से पेपर सोल्व होकर चित्रकूट में उपस्थित उन लोगों के पास में आया। उन्होंने वापस जो राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर उनके साथी लोग थे, उनको वापस व्हाट्सएप किया। इन आरोपियों ने नीट का पेपर एक लड़की के लिए लीक कराया। ये बात हैरान करती है। और पूरी आंसर की आ जाने के बाद वो आंसर की अब तक के अनुसंधान में जो आया है, वहाँ पर एक अभ्यर्थी थी धनेश्वरी, उसको उन्होंने दी। पुलिस की कैद में पहुंच चुके इन आरोपियों ने छात्रा से पेपर के आंसर शीट के लिए करीब 35 लाख रुपए में सौदा किया था। पूरा सौदा 30-35 लाख रुपए में तय हुआ था पर कैंडिडेट। अभी कितने अभ्यर्थियों के साथ ये सौदा हुआ था, वो अनुसंधान का विषय है। अभी तक एक ही अभ्यर्थी को इसमें चिन्हित किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ 30 से 35 लाख रुपए में सौदा होना तय हुआ था और उस सौदे के एवज में 10 लाख रुपए का आदान प्रदान वहीं कॉलेज के बाहर होना था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 8 लोगों के साथ साथ छात्रा और उसके चाचा को भी गिरफ्तार किया। इस पूरे प्रकरण में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कैंडिडेट जिनका नाम धनेश्वरी है, इनके चाचा सुनील कुमार यादव, एक जो एडमिन के वहाँ के प्रशासन के प्रभारी है राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज के मुकेश, और उनके साथी मुकेश के साथी राम सिंह को। आपकी स्क्रीन में दिख रहे आरोपियों के साथ साथ एक बड़ा नेक्सस पेपर लीक के गोरख धंधे में शामिल है। पुलिस ने बेईमानी ऑल इंडिया नेक्सस का खुलासा किया, जिसका मास्टरमाइंड राजस्थान के कोटा से है। बायोसर उर्फ राजन राजगुरु राजस्थान पीएमटी का सेकंड टॉपर, जो अब चित्तौड़गढ़ में मेडिकल ऑफिसर है। प्राची परमार मेडिकल कॉलेज 3rd ईयर की स्टूडेंट। प्रिया चौधरी भरतपुर मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर स्टूडेंट। सांवरलाल सुनार बनारस मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर का छात्र। प्रद्युम्न सिंह देहरादून मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र। प्रवीण मंडा बनारस मेडिकल कॉलेज में 1st ईयर का छात्र। अंकित यादव बनारस मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर का छात्र। महेंद्र सैनी राजन गुरु के लिए 3000 रुपए में फोटो मिक्सिंग का काम करता था। अनुज बिजानिया आरोपी छात्रा का दोस्त है। आंसर की जैसे मैंने बताया कि इन्होंने सीकर में भेजा और सीकर में इन्होंने इसको सोल्व किया। अभी सीकर में जो 2 लोगों का नाम आ रहा है, उनको हमारी टीम गई हुई है। जब वे हम डिटेन कर लेंगे, उनसे इंटरोगेशन होगी, तब उनसे डिटेल में निकल के आएगा कि इस पेपर को सोल्व किसने किया। इसे उनके स्तर पर ही सोल्व किया गया या उन्होंने और भी बाकी लोगों की इसमें हेल्प ली है इसको सोल्व कराने के लिए, उस बारे में अनुसंधान किया जाएगा। नीट परीक्षा लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य का निर्धारण करती है। तमिलनाडु में परीक्षा में असफलता के डर से छात्रा ने खुदकुशी कर ली और राजस्थान में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों के दम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नवभारत, जयपुर।
हमारे साथ अब जुड़ गए हैं जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र और वाराणसी से आशुतोष भी हमारे साथ लाइव है। आशुतोष, पहले आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वाराणसी में भी कुछ ऐसा स्कैम अब सामने आ रहा है। जी, कल एक ऐसा ही स्कैम जो था नीट परीक्षा में, जो सार्वर गैंग की जो छेड़मारी थी वो सामने आई थी। इसमें बीएचयू सेकेंड ईयर की जो छात्रा है, बीडीएस की छात्रा है जूली, और उसकी मां गिरफ्तार हुई थी। ये जूली एक त्रिपुरा की जो रहने वाली लड़की हिना विश्वास है, उसके जगह पे ये परीक्षा दे रही थी। इसी बीच जब क्राइम ब्रांच की टीम को इस बात की जब जानकारी लगी तो क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे कल गिरफ्तार कर लिया। और अब धीरे धीरे इस पूरे गैंग की जो परत दर परत है वो खुलती सामने आ रही है। अभी तक की जो फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सिर्फ ये जो गैंग है, सॉल्वर गैंग है, ये उत्तर प्रदेश के अलावा पटना, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा पूर्वोत्तर के कई दूसरे राज्यों में भी ये फैला हुआ है और एक बेहद सिस्टमेटिक तरीके से ये लगातार ये काम कर रहे थे। अगर मॉडस ऑपरेंडी की अगर हम बात करें पंजा, तो ये खासतौर से उन बच्चों को ये निशाना बनाते थे जो लगातार नीट की परीक्षा में फेल होते थे। उनके पास ये जाते थे, अप्रोच करते थे कि हम आपको इस परीक्षा में पास कराएंगे। इसके साथ ही उनकी जो दूसरी टीम थी वो उन बच्चों को खासतौर से टारगेट करती थी जो नीट की परीक्षा में पास हो चुके हैं या फिर मेडिकल के जो छात्र हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो बेहद कमजोर है। तो ऐसे बच्चों को लालच दिया जाता था कि आपके परिवार के लिए बहुत कुछ पैसा दिया जाएगा, आप इसके एवज में आप परीक्षा दें। तो इस तरीके से लगातार जो है वो जो नीट की परीक्षा ही नहीं बल्कि जेई और टीजीटी की भी परीक्षा में लगातार छेड़छाड़ की जो कोशिश है वो जारी है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल पुष्पेंद्र, ये जो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्या ये रैकेट यहीं पे खत्म हो जाता है या फिर अभी कुछ और भी लोग हैं जिनके खिलाफ तफ्तीश की जा रही है? देखिए, ये तो सिर्फ एक वानगी भर है। जैसा कि पुलिस से आज हमारी बातचीत हुई है, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अगर हम इस पूरे नेटवर्क का एक्सेस खंगालेंगे तो हम पाएंगे कि अजमेर से तार चलते हैं, जयपुर तक पहुंचते हैं, जयपुर से सीकर जाते हैं, कोटा पहुंचते हैं और उसके बाद यूपी, एमपी और आसपास का पूर्वोत्तर इलाका। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये रैकेट बहुत छोटा रैकेट नहीं है और इसका जो मास्टरमाइंड है राजन राजगुरु, जो कि कोटा में बायोगुरु के नाम से भी जाने जाते हैं, वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। अभिनव पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इतना अभिनव कांड वो करेंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस तरह से पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा कि उनका चुनाव चिन्ह टोस था जो उजाले की तरफ इशारा करता है, लेकिन किस तरह से भविष्य को अंधेरे में ले जाने का काम वो कर रहे थे राजन गुरु, जिनको पुलिस ने धर लिया है और अब उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। उनके तमाम साथी गिरफ्तार हो गए हैं। अजमेर में जो कार्रवाई हुई है उसमें 6 लोग उनके साथी गिरफ्तार हुए हैं। जयपुर में 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 छात्राएं भी हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये नेटवर्क कोई छोटा नेटवर्क नहीं है। खासतौर पर इनकी अगर मोडस ऑपरेंडी की बात की जाए तो ये लोग उन लोगों को निशाना बनाते थे जो छात्र पढ़ने में कमजोर हो लेकिन जेब भारी हो, वो अमीरों के बच्चे हों। और ये काम करता था कोटा। कोटा चूंकि राजस्थान की शैक्षणिक राजधानी कहा जाता है, शिक्षा नगरी कहा जाता है, वहां पर पीएमटी का और जो मेडिकल से संबंधित जितनी भी पढ़ाई है उनका तमाम बड़ा नेटवर्क कोटा से चलता है। ऐसे में ये लोग वहाँ पढ़ाने का काम भी करते थे। जो राजगुरु है खुद टॉप किया हुआ है, सेकंड स्थान पर आया हुआ है, MBBS है, वो वह संस्थान के अंदर एक लिस्ट बनाता था और लिस्ट में सहयोग करते थे 2 लोग और हैं जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जिनके नाम फिलहाल पुलिस नहीं बता रही, लेकिन दिल्ली से उनका नेटवर्क जुड़ा हुआ है। जी पुष्पेंद्र और आशुतोष, आप दोनों का सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बड़ी राजनीतिक खबर उत्तर प्रदेश से, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी कैंपेन का शुभारंभ कर दिया है प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या से। आज उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली अयोध्या में, जिसमें शामिल हुए उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि आम आदमी पार्टी ने आज कहा कि सच्चे राम भक्त खुद अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि वो पूरे देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जो कि खुद प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेकर के सरकार चला रहे हैं। ये सिर्फ शंखनाद नहीं, यूपी के मौजूदा राजनीतिक धुरंधरों के लिए रणभेरी भी है। 2014 से यूपी में राजनीतिक जमीन तलाश रही
आम आदमी पार्टी अब जनाधार मजबूत करने के लिए मैदान में है। आपने मिशन यूपी का आगाज किया। इमाम हिंद, मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म नगरी अयोध्या के राजा राम, भगवान श्री राम के दर्शन के साथ चुनाव में राम के आशीर्वाद और जनता के लिए आपने अयोध्या को अपनी कर्मभूमि बनाया है। हमारी वजह साफ है कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है और भगवान राम की जन्मभूमि पर खड़े होकर भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेना, उनसे ये प्रेरणा लेना कि अगर सत्ता चलाने का मौका मिले तो फिर बलात्कारियों के साथ खड़े मत होइए, पीड़ितों के साथ खड़े होइए। ये राजनीति करनी है। ये राजनीति करनी है कि अगर सत्ता चलाने का मौका मिले भगवान राम की कृपा से, तो भगवान राम के आदर्शों पर चलते हुए ईमानदारी की राजनीति करनी है, लोगों की सेवा की राजनीति करनी है। उनके बच्चों के स्कूल के बैग का पैसा चोरी नहीं करना है, बल्कि उनके बच्चों के बैग में 2 और किताबें फालतू डालने की कोशिश करनी है। ये राजनीति हमको करनी है। आप इसे आम आदमी पार्टी की चुनावी यात्रा कहिए या कहिए कि राम के प्यार की आस में वो दिल्ली से अयोध्या खींचे चले आए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फूल मालाओं से लदे, भक्ति भाव से हादित तालियों के साथ अयोध्या के कोतवाल श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है। इसका स्वाद 2014 में वो चख चुके हैं। काफी वक्त गुजर चुका है। उनकी तिरंगा यात्रा में भीड़ भी दिख रही है, लेकिन चुनौती फिर भी यूपी में इस कवायद से आधार बन जाएगा। बिल्कुल, चुनावी वो वक्त है जब लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है, लोगों के बीच इस बात पे चर्चा होना ज़रूरी है कि आपके वोट से आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बन सकते हैं, आपके वोट से आपके बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल बन सकते हैं, नौकरियां मिल सकती हैं, किसानों की फसल मिल सकती है। ये सब वोट से ही होता है। और ओवरऑल आज़ादी की 75वीं साल में अगर ये नहीं हुआ है तो तिरंगा लेके खड़े होकर संकल्प लेने का भी वक्त है। तो आज हम वही कर रहे हैं, तिरंगा हाथ में लेके संकल्प ले रहे हैं कि हमें इस पे काम करना है और इन समस्याओं को दूर करना है। बीजेपी पिछले 4.5 साल से यूपी में राज कर रही है। इसी दौरान अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन किया और बीजेपी की छवि तो दशकों से हिंदुत्व वाली ही है। तो सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी को उसी के खेल में हराने का मादा रखती है? देखिए, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का अपना एक चरित्र है जो बहुत उजागर हो गया है। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में खूब उजागर हुआ है। जिस तरह से इन्होंने बलात्कारियों का साथ दिया, गुंडों का साथ दिया, बेईमानी की, जिस तरह से किसानों को आतंकवादी मवाली कहा, तो उससे साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो मुंह में तो राम रखती है लेकिन बगल में सबके लिए छुरी लेके चलती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो सरकार चलाई अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उससे एक बात साफ हो गई कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के, अरविंद केजरीवाल जी के दिल में राम है और बगल में संविधान है। वो उस संविधान में लिखे भारत की संकल्पना को सच करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, उसके लिए सरकार चला रहे हैं। राम के आदर्शों पे चलने की प्रेरणा लेके सरकार चला रहे हैं। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी कहूँगा 6 महीने हैं, थोड़ा सा सीख लीजिए भगवान राम के आदर्शों से। हो सकता है कुछ उत्तर प्रदेश के लोगों का भला कर जाओ अगले 6 महीने में। साल 2022 के शुरुआती महीनों में यूपी में विधानसभा चुनाव है। अयोध्या की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के नेता, मंत्री और कार्यकर्ता तिरंगा लहराकर यूपी की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान राम के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करके हिंदुओं के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्या यूपी की जनता इसे स्वीकार करेगी? राजनीति अपने आप में बड़ी चुनौती है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में और बड़ी चुनौती है, पर हम इसको स्वीकार करके आ रहे हैं। और हमें थोड़ी लड़ना है, उत्तर प्रदेश की जनता को लड़ना है। उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हम जाएंगे, हम बताएंगे भाई आपके एक वोट से ऐसे लोग भी चुने जा सकते हैं जो बात तो राम की करते हैं लेकिन काम दरिंदों वाला करते हैं, राक्षसों वाला करते हैं। और ऐसे लोग भी चुने जा सकते हैं जो राम की बात करें और आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा के दें। तय जनता को करना है। और मुझे लगता है जनता के पास आज विकल्प है, कल तक विकल्प नहीं था। जनता मजबूरी में एक चुनती थी, दूसरा चुनती थी, तीसरा चुनती थी। आज जनता के पास विकल्प है। यूपी के चुनाव में कयास ये लगाया जा रहा था कि बीजेपी की सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, लेकिन आम आदमी पार्टी के एंट्री के बाद ये चुनावी जंग त्रिकोणीय हो चुकी है। कम से कम आम आदमी पार्टी तो यही मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
सफेद है।